स्टूडेंट्स, मैं कौशल्या सरीन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ऑनलाइन क्लासेस में बीए थर्ड ईयर। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है विकास का समाजशास्त्र। स्टूडेंट्स, ये वाले जो क्वेश्चन है आपकी अधिकतर जो आपके छोटी क्वेश्चन यानी लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर आपके मीनिंग पूछा जा सकता है कि विकास के समाजशास्त्र का अर्थ बताइए, या फिर आपके जो 20 मार्क्स की क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंतर्गत विकास के समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र इत्यादि पूछा जा सकता है। विकास का समाजशास्त्र यानी जिसके अंतर्गत विकास का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है विकास का समाजशास्त्र। विकास क्या है? जो कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और जो अन्य क्षेत्र हैं हमारे समाज में जो पाए जाते हैं उन सभी सामाजिक उस सबके अंतर्गत जो उन्नति होती है वही उन्नति या ऊपर की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? विकास के अंतर्गत आता है। यदि विकास के समाजशास्त्र को हम देखें स्टूडेंट्स, तो विकास का समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संरचना के जो विभिन्न पहलू हैं और सामाजिक कारकों का जो अध्ययन है, हमारे समाज की जो संरचना है उस संरचना के विभिन्न पहलुओं तथा सामाजिक कारकों का अध्ययन जो है इस विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलू और विभिन्न सामाजिक कारकों का अध्ययन जो है स्टूडेंट्स वो किसके अंतर्गत किया जाता है? विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और ये विभिन्न सामाजिक संरचना के जो पहलू हैं और विभिन्न सामाजिक कारक जो है स्टूडेंट्स वो हमारे समाज का जो तीव्र विकास होता है उस तीव्र विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी किसी न किसी रूप में ये जो सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलू हैं उन पहलुओं के द्वारा विभिन्न समाज के विभिन्न कारक हैं वो कारक क्या करते हैं? जो हमारे देश में विकास हो रहा होता है उस विकास में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इस बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाता है स्टूडेंट? विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी समुदाय के सामने उस आदर्श को उपस्थित करना होता है जो उस समाज के लोगों को विकास की दिशा में अग्रसर कर सके। सबसे पहले तो ये कारक क्या करते हैं? हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? यह उन चीजों को भी बताते हैं जिससे कि हमारे समाज का जो विकास है वो हो सके। यानी ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं जिससे कि हमारे समाज में विकास हो सके। तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? विकास का समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो वर्ग संबंधों, कृषकों तथा नगरीय निर्धन व्यक्तियों इत्यादि सामाजिक समूहों पर विकास के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न वर्ग होते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं वर्तमान में जो है वर्गों का प्रभुत्व जो है समाज में बढ़ गया। पहले जो है जाति का प्रभुत्व पाया जाता था, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं वर्गों का प्रभुत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? इसका कारण क्या है? संपत्ति, शिक्षा इत्यादि के आधार पर समाज में वर्ग जो है विभिन्न समाज जो है हमारा वो मुख्य रूप से उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित हो गया है। तो ये वर्ग संबंध जो होते हैं स्टूडेंट्स, इन वर्ग संबंधों का अध्ययन साथ ही साथ कृषकों तथा जो नगरीय निर्धन व्यक्ति है, निर्धन क्यों? क्योंकि इन लोगों को ही तो विकास की आवश्यकता है। और ये विकास का समाजशास्त्र जो है इन वर्ग संबंधों, इन कृषकों और जो नगरीय
कि यदि समाज में विकास हो रहा है, किसी भी तरह का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या प्रशासनिक विकास जो हो रहा है, उस विकास का प्रभाव जो है वो किन वर्गों पर पड़ रहा है? कृषकों पर पड़ रहा है, नगरीय एवं निर्धन व्यक्तियों पर किस रूप में और कैसे पड़ रहा है? क्योंकि मुख्य रूप से विकास की जो आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स, वो इन्हीं लोगों को होती है। कृषकों को हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भारत का लगभग 70% जो जनसंख्या है वो जो ग्रामों में निवास करती है, उन लोगों को ही विकास की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम यदि विकास किया जाता है तो अध्ययन किस पर किया जाता है? निर्धन, नगरीय निर्धन व्यक्तियों, कृषकों या विभिन्न वर्ग जो है, और मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं जो हमारा निम्न वर्ग है हमारे समाज का, उन वर्गों का अध्ययन इस विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम विकास के समाजशास्त्र के क्षेत्र को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो विकास के समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम जो आता है वो आता है आर्थिक विकास। इस आर्थिक विकास को कैसे जाना जाता है स्टूडेंट्स? इस आर्थिक विकास को जानने के लिए क्या करना होता है? या तो किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको ज्ञात करना आवश्यक होता है, या फिर प्रति व्यक्ति आय जो है उसको ज्ञात करना आवश्यक होता है। यानी प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करके क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जा सकता है। और ये देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में यदि वृद्धि हो रही है और उससे हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि क्या है? हमारा जो विकास है वो सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से व्यक्ति की आय और राष्ट्रीय आय को जानकर राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास को जानकर हम विकास के समाजशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। यानी इस आर्थिक विकास के जो सभी पहलू हैं, सभी पक्ष हैं, उन सभी पक्षों का अध्ययन जो है विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा स्टूडेंट जो आता है आर्थिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो आता है सामाजिक विकास। कौन सा विकास आता है स्टूडेंट्स? हमारा सामाजिक विकास जो है वो आता है। क्यों सामाजिक विकास हमारी नीड है? क्योंकि इसके बिना यानी समाज के विकास के बिना हमारे देश का जो विकास है वो संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए सामाजिक विकास को क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है। सामाजिक संस्थाओं का विकास, सामाजिक संबंधों का विकास, औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास, मानव व्यक्तित्व का विकास, या फिर वो कह लीजिए हमारे समाज का समग्र विकास जो होता है, ये समग्र विकास ही किसके अंतर्गत आता है? हमारे सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। और इस सामाजिक विकास का अध्ययन भी जो है वो विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा मुख्य रूप से क्षेत्र हम देखें स्टूडेंट्स तो वो है मानव विकास है। मानव विकास का क्षेत्र भी विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मानव विकास उपागम को विकास की ऐसी पद्धति माना जाता है जो एक ओर तो लोगों को बेहतर जीवन के अवसर उपलब्ध करवाती है और दूसरी ओर विकास के नकारात्मक प्रभावों को भी कम करती है। यदि किसी मनुष्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और यदि देश का विकास करना है तो मानव का विकास करना आवश्यक है। और यदि ये मानव जो है यदि एक बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ता है, उसमें जागरूकता आती है, तो हमारे देश में जो विकास के समाजशास्त्र के जो नकारात्मक प्रभाव है उन नकारात्मक प्रभाव में काफी कमी आ जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मानव के विकास के साथ साथ यानी पूरे जीव जगत के विकास के साथ साथ क्या होता है, हमारा
विकास का सीधा सा प्रभाव जो है स्टूडेंट्स उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का विकास होगा, मानव का विकास होगा तो वह अपनी कार्य क्षमता का समुचित रूप से उपयोग कर पाएगा। और यदि उसकी कार्य क्षमता का समुचित रूप से उपयोग होगा तो हमारे देश में जो उत्पादन प्रक्रिया है, हमारे देश का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। अगला विकास जो देखते हैं स्टूडेंट्स वो आता है विकास की समाजशास्त्र के अंतर्गत सतत विकास। सतत विकास को भी विकास के समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि सतत विकास जो है एक बहुमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जो सभी तरफ विकास करती है। ये नहीं है कि इसका विकास जो है एक ही तरफ बढ़ता जा रहा है, बल्कि सभी तरफ ये विकास करती है। चाहे सहभागिता के रूप में ले लीजिए, चाहे पर्यावरण के रूप में ले लीजिए, चाहे आत्मनिर्भरता के रूप में ले लीजिए, पर्यावरण संरक्षण के रूप में ले लीजिए, या फिर समानता, सामाजिक सहभागिता, या फिर मुख्य रूप से मानव की जो तीनों मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सतत विकास जो है हमारे देश में या विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि सतत विकास के द्वारा सामाजिक प्रगति और संरक्षण, साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय संरक्षण और प्राकृतिक जो संसाधन उपलब्ध है हमारे देश में, उन सभी का संरक्षण जो है हमारे इस सतत विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? एक बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। पांचवा जो आता है स्टूडेंट्स इसके क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है आधुनिकीकरण। यानी व्यक्ति जो है जिसका मानव विकास, सतत विकास हो रहा है, वह क्या होता है? धीरे धीरे अपना जो पूर्व आधुनिक समाज है, उस पूर्व आधुनिक समाज की जो भी विशेषताएं, परंपराएं, मूल्य, प्रतिमान जो है, उन सबको छोड़कर नए आधुनिक समाज के मूल्य, प्रतिमान जो है उनको अपनाना प्रारंभ कर देता है। कहाँ वह परंपरा का पालन करता था? वर्तमान में वह वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से सोचना प्रारंभ कर देता है। तो ये वैज्ञानिकता के रूप में सोचना या तार्किक दृष्टिकोण से सोचना ही क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण के अंतर्गत आता है। और हमारी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का जो प्रभाव है स्टूडेंट्स, वह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्षेत्र पर पड़ रहा है, कि आर्थिक क्षेत्र पर ही पड़ रहा है, कि आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत ही क्या किया जा रहा है? विभिन्न जो आधुनिकीकरण, नगरीकरण या उनसे जो विकास हो रहा है उसका ही अध्ययन, बल्कि आधुनिकीकरण का प्रभाव जो है हमारे देश में हर क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसके अंतर्गत हमें आधुनिकीकरण का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। अगला जो आता है मुख्य बिंदु वो आता है सामाजिक असमानता। स्टूडेंट्स पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको विकास जनित असमानताओं का अध्ययन करवाया था। उस विकास
क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका मानवीय संसाधनों के द्वारा पूर्णतया प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक समस्या के रूप में है। यदि व्यक्ति है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है और उनकी जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो भी वो हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, एक समस्या के रूप में होती है। तो इस विकास का लाभ जो हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या जितनी भी प्रकार का विकास होता है या यूँ कह लीजिए सतत विकास होता है, उस सतत विकास का जो लाभ है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और ये लाभ प्रत्येक व्यक्ति को कब मिलेगा स्टूडेंट, जब हमारे देश में जो भी सामाजिक समस्याएं बनी हुई है उन सभी का अध्ययन करके उन्हें दूर करने के बाद बताने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। अगला जो आप बिंदु आता है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। वर्तमान में हमारे समाज में जो भी संबंध है, समाज में जो संबंध पाए जाते हैं, धीरे धीरे उनमें हम देख रहे हैं आधुनिकीकरण की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। पहले जो है हमारे देश में औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध पाए जाते थे। क्योंकि क्षेत्र छोटे थे, निजी संपत्ति की भावना नहीं थी, गांव में लोग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होकर रहते थे। किंतु जैसे जैसे नगरीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण का विकास हुआ, वैसे वैसे हमारे संबंध कैसे होते गए, औपचारिक होते गए। और वर्तमान में इन औपचारिक संबंधों का आधार जो है क्या है स्टूडेंट्स, लिखित दस्तावेज है। ये लिखित दस्तावेज ही वर्तमान में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संबंधों को निर्धारित करते हैं। तो ये सामाजिक संबंधों का परिवर्तन भी जो है वो किसके अंतर्गत आता है, हमारे विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है विकास के समाजशास्त्र के क्षेत्र का स्टूडेंट्स, वो आता है सामाजिक परिवर्तन। निश्चित रूप से विकास जो हम देखेंगे या यदि विकास का अध्ययन करेंगे विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत, तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना आवश्यक होगा कि हमारा जो आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, प्रशासनिक विकास जो हो रहा है उसकी वजह से हमारे समाज में कहाँ और कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। आप आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को ले लीजिए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की वजह से हमारे समाज में वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, कितना आर्थिक विकास हो रहा है, इस सभी का अध्ययन करने के लिए हमें सामाजिक परिवर्तन को जानना आवश्यक होगा। और साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो है या फिर दोनों का विकास जो है, आर्थिक और सामाजिक इन दोनों के विकास का प्रभाव जो है किस पर पड़ता है, हमारे सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सामाजिक परिवर्तन है स्टूडेंट्स, वो किसको जन्म देता है, विकास को जन्म देता है। और यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे समाज के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जाए कि वो आधुनिकीकरण के द्वारा या औद्योगिकरण के द्वारा या फिर ये कह लीजिए नगरीकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार का जो सामाजिक परिवर्तन है उस परिवर्तन को अपना लेते हैं या उस परिवर्तन को अपनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हमारे विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत स्टूडेंट ये जो सभी विकास के क्षेत्र हैं वो सभी आते हैं। अब हम विकास के समाजशास्त्र की जो प्रकृति है स्टूडेंट्स उसको जानने का प्रयास करते हैं कि विकास के समाजशास्त्र, यदि हमारे समाज में विकास हो रहा है और उसका अध्ययन सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, सतत विकास या फिर मानव विकास के अध्ययन के द्वारा जानने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसकी प्रकृति जो है वो किस रूप में मानी जाती है, मुख्य रूप से उस समाजशास्त्रों के स्टूडेंट्स इसकी प्रकृति को कैसा माना है, वैज्ञानिक माना है। जब हमने नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति पढ़ी तो उसमें भी बताया था वैज्ञानिक प्रकृति। तो वैज्ञानिक प्रकृति जिसकी होती है या जिसके अंतर्गत
होगी। और वैज्ञानिक प्रकृति यदि विकास की समाजशास्त्र की मानी जाती है स्टूडेंट, तो उसकी प्रकृति के अंतर्गत अवलोकन जो है यानी ऑब्जर्वेशन, विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर अध्ययन करना, परीक्षण, लेखन, सांख्यिकी प्रयोग इत्यादि जो पद्धतियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है और इनके आधार पर क्या किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों का संकलन करके इन विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है। वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करके विश्लेषण किया जाता है। तथ्यों का संकलन करके हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के आधार पर स्टूडेंट्स क्या होता है, सिद्धांतों का निर्माण होता है। और ये जो सिद्धांत बनते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं और इस सार्वभौमिकता की वजह से या सिद्धांत निर्माण की वजह से ही विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति को कैसा कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है। किंतु यदि पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष में भी तर्क होंगे। कुछ समाजशास्त्री जो हैं वो इसकी प्रकृति को कैसा नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि मुख्य रूप से विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयोगशाला नहीं है। साथ ही साथ जो भी अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें प्रयोगशाला के साथ साथ भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है। और भविष्यवाणी की क्षमता नहीं होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य जो उन्होंने दिया है वो दिया है कि इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि किससे संबंधित है, समाज से संबंधित है। और अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो स्वयं भी समाज का ही एक सदस्य है। इसीलिए वो जिस रूप में, यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में जो तथ्य उपलब्ध है उनका उसी रूप में यानी वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन नहीं कर पाता है। इसीलिए इसकी जो प्रकृति है उसको वैज्ञानिक नहीं कहा जाता है। साथ ही साथ मनुष्य जो है स्टूडेंट्स मुख्य रूप से निरंतर परिवर्तनशील है। आज किसी चीज को अपना रहा है, कल उसी चीज को छोड़ देता है। तो इस परिवर्तनशीलता की वजह से भी इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं होने की वजह से जो विकास का समाजशास्त्र है उसकी प्रकृति को कतई वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। किंतु फिर भी विकास का समाजशास्त्र जो हमारे देश के विकास को दर्शाता है उसकी सामाजिक कार्यों को बताने का प्रयास करता है।